कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और पहले ये माना जा रहा था कोरोना के आने से पहले कि विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग 3-3.5% वार्षिक दर से बढ़ेगी, लेकिन अब ये अनुमान लगाया गया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था 5 से लेकर 6% वार्षिक दर से गिरेगी 2020 में। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट पहले से ही नज़र आ रही थी और जो आंकड़े आए, ग्रोथ रेट हमारी गिर कर के जो 4.5% से 3.7% रह गई थी मार्च वाले काल में, तो अब उसके बाद अभी हमारे आंकड़े नहीं आए, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट इस वर्ष जो 2020 में है वो या तो नकारात्मक रहेगी, और यदि मान लीजिए सकारात्मक भी रही तो ये 0.5 से लेकर के 1% वार्षिक दर से बढ़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक कारण ये है कि हमने रोज़गार बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए से राशि बढ़ा करके 1 लाख करोड़ रुपए कर दी, और जो मजदूर, प्रवासी मजदूर थे जो विस्थापित हुए थे, वो गांव में जाकर उनको मनरेगा में काम मिला। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमको एक फ़ायदा हुआ कि हमारे यहाँ कोरोना बाद में आया, तो हमने दूसरे देशों के अनुभव से बहुत सीखा, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर हम जो कुछ व्यवस्थाएं पहले से कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये अब बढ़ने लगा है तेज़ी के साथ, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जाएगी। क्योंकि पहले लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन के बाद जब ये है ना आंशिक रूप से खुला, और अभी भी है ना कई जगह पर नहीं खुला हुआ, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो नहीं खुला है, तो वहाँ पर है ना ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, टूरिज़्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों का रोजगार जा चुका है, और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रोजगार के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, अब तक लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी इस देश में पहले से ही थी, बेरोजगारी और बढ़ गई है, और उसकी वजह से क्या है, लोगों की आय समाप्त हो गई। आय समाप्त हो जाने की वजह से क्या होता है, मांग घट जाती है। मांग घट जाती है तो उत्पादन घट जाता है, उत्पादन घटता है तो रोजगार घटता है, रोजगार घटता है तो आय घट जाती है। तो ये विषम चक्र जो है वो पूरे देश में चल पड़ता, दुष्चक्र चलता है। जहाँ से हमने शुरू किया ना, मौत का जैसे कुआं होता है, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हम पहुँच जाते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पर है ना आपूर्ति बाधा पैदा हुई कोरोना के काल में, दूसरा है ना हमारे मांग में भारी गिरावट हुई, और इसीलिए हमको ये करना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए हमें देश की अर्थव्यवस्था में स्थिति को सुधारना है तो देश में मांग को बढ़ाना पड़ेगा। और मांग बढ़ाने के लिए ये है कि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आए, और क्रय शक्ति तभी आ सकती है जब सरकार भारी मात्रा में निवेश करे और लोगों को खर्च करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपने जेब से पैसा दे। हमारे यहाँ पर सरकार ने जो भी स्टिमुलस दिया था वो मुख्यतः है ना लोन पर आधारित था। सरकार का उसमें योगदान लगभग 2% था। शेष जो है वो मौद्रिक नीति के आधार पर आरबीआई को कहा गया है कि भाई बैंकों के माध्यम से अधिक लोगों को ऋण प्रदान करें। लेकिन उद्योगपति और व्यवसायी तभी ऋण लेंगे जब है ना मांग होगी उत्पादन की, और जब मांग नहीं होगी तो वो उत्पादन नहीं करना चाहेंगे, ऋण नहीं लेना चाहेंगे। सीधी सी बात है, आप घोड़े को बिना प्यास के पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। तो यहाँ पर जो संकट है वो दुतरफा संकट है, एक तरफ मांग का संकट है, दूसरी तरफ पूर्ति का संकट है। यहाँ पर एक संकट जो बेरोजगारी के अलावा दूसरा जो संकट बड़ा माना जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उसे कहते हैं आय का संकट। अब आप देखिए, उद्योगपतियों ने या तो कर्मचारियों की छटनी कर दी, पूर्णतः बेरोजगार हो गए, या फिर उनको ये कहा कि वे आंशिक रूप से आप काम करिए, पार्शियल एम्प्लॉयमेंट। आप 2 या 3 घंटे कुछ कंपनियों ने किया, हमारे देश में नहीं हुआ, यूरोप में ये ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक काम जरूर हो गया कि प्राय कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ के सारी कंपनियों ने, सारे कल कारखानों ने, उद्योग धंधों ने, यहाँ तक कि जो छोटे और मध्यम किस्म के उद्योग धंधे हैं, उन्होंने अपने कार्मिकों के वेतन को 30% से लेके 50% तक कम कर दिया है। छटनी कर दी या उनका वेतन कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये संकट खड़ा हो गया है कि लोगों को एक काम करना है, एक तो उसे लिविंग देनी है, जिंदा उनके अस्तित्व को बचा के रखना है,
और दूसरा हमें जो काम करना वो ये है कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को उठाना है तो हमें खर्च करने की प्रवृत्ति पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि संकट काल में जिन व्यक्तियों के पास पैसा है वो भी खर्च नहीं करते, वो ये जानते हैं कि आने वाला दिन बुरा हो सकता है, तो इस वजह से वो डर की वजह से खर्च नहीं करते। तो एक तरफ तो खर्च पहले ही नहीं है क्योंकि आय नहीं है, और दूसरी तरफ खर्च करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तीसरा कारण ये रहा कि कई उद्योग ऐसे हैं जो है ना बाजार चलने से चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे ऑफिस नहीं जाना है तो मुझे कपड़े क्यों चाहिए, फैशन जो स्टेटमेंट है वो भी एक तरीके से खत्म हो गया। और आप ये देखिए लोगों की जो ड्रेस स्टाइल है वो चेंज हो गई, जीन्स की जगह पर लोगों ने अपने लूज कपड़े पहनना शुरू कर दिया, उनकी डिमांड बढ़ी है। घर में यदि कोई रिप्लेसमेंट है तो केवल फ्रेश डिमांड तो बिल्कुल है ही नहीं, रिप्लेस डिमांड है वो भी इतनी कम है, क्योंकि जब हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें अपने आप उनकी डिमांड कर, प्रेस की डिमांड खत्म हो गई आपके लिए, आप ये देखते हैं ड्राई क्लीनिंग की डिमांड आपके खत्म हो गई, आपकी पेट्रोल डीजल की डिमांड आपके खत्म हो गई। खाने पीने के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, हमारा देश जैसे शादियां खूब होती थी, शादियां खत्म हो गई। हमारे यहाँ पार्टियां होती थी, जन्मदिन की पार्टियां होती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, सोशल आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं, वो सब खत्म हो गए, मांग खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है कि पैसा है ना, एक जब खर्च करता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये बाजार में खर्च किए और मैंने उससे सपोज कीजिए आम लिए, तो आम वाले के पास 100 रुपये जो आए वो किसी दूसरे पर खर्च करेगा, किसी चीज़ पर। उसने सपोज कीजिए चीनी ली, तो वो 100 रुपये किसके पास गए, चीनी वाले के पास गए। चीनी वाले ने मान लीजिए उसने क्या किया कि उसने है ना कोई कपड़ा खरीदा 100 रुपये का, तो वो चौथे आदमी के पास गया। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा ही लोगों के पास नहीं है, आय नहीं है, और उसकी प्रवृत्ति जो है वेलोसिटी ऑफ मनी है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो है खर्च का जो पहिया है, साइकिल ऑफ स्पेंडिंग है, वो गिर गई। और इसको हम लोग तकनीकी भाषा में, मैं आम आदमी की दृष्टि से काम में नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि बात चल पड़ी है, उसे हम अर्थशास्त्र में कहते हैं स्पेंडिंग स्प्री। स्पेंडिंग स्प्री हमारी काफ़ी कम हो गई है, और वो दो कारणों से कम हो गई है। एक तो आय नहीं है, और दूसरी बात हम लोग है ना संकट काल के लिए जो भी आय है उसे बचा के रखना चाहते हैं, सोच समझ करके खर्च करना चाहते हैं। तो इसीलिए बाजार सुनसान पड़े हुए। कई, मुझे इस बात की, कोटा शहर में ये स्थिति है, बहुत लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी हैं जो किराए पे ले रखी थी, क्योंकि उनको अब आमदनी नहीं होती, बाजार में ग्राहक नहीं आते। फिर ऐसी स्थिति में है ना आप उठाएंगे कैसे अर्थव्यवस्था को? उसका एक ही तरीका है कि सरकार को आगे आकर के खर्च करना पड़ेगा। लॉर्ड केन्स ने कहा है कि जब निजी क्षेत्र का निवेश नहीं आता तो ऐसी स्थिति में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को आगे बढ़कर के अधिक खर्च करना चाहिए। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, दूसरा डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना चाहिए सभी प्रकार के लोगों को, केवल गरीबों को नहीं, निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी है ना, चूंकि उनकी आय खत्म होगी, और मध्यम वर्ग के उन लोगों को जो निजी क्षेत्र में नौकरी करते थे, जिनका रोजगार खत्म हो गया है, उनको भी सरकार को उनके दैनिक खर्चों की आपूर्ति के लिए कुछ न कुछ पैसा उनको सीधे ट्रांसफर करना चाहिए। तब हम अर्थव्यवस्था की में सुधार ला सकते हैं। और दूसरा काम सरकार को यह करना चाहिए कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को यह कहना चाहिए कि जो सैलरी आप दे रहे हैं उसका एक भाग हम आपको देंगे, क्योंकि ये है ना संकटकालीन उपाय। आज स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है, केवल मंदी नहीं है। ये मंदी क्यों है? कोरोना के कारण उत्पन्न मंदी है, और इसलिए है ना अर्थव्यवस्था पर इसका दोहरा प्रभाव है, क्योंकि हमारे है ना स्वास्थ्य पर खर्चे बढ़ गए, संकट के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ गया, विकास कार्यों पर खर्चा नहीं हो रहा है, वो अनुत्पादक खर्चा चला जाता है, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च करना जरूरी है। और इस कोरोना काल में एक बात हमें और समझ में आई है कि हमको हमेशा है ना शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। खुशी की बात है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रकट की है, और ये कहा है कि हम जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर खर्च करेंगे। ये अलग बात है कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वादे तो बहुत होते हैं और उनका निर्वहन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमको स्वप्न बहुत दिखाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।